हेलो एवरीवन, यूजी पार्ट थर्ड पेपर 7 और टॉपिक है बॉक्सर रिवेलियन इन चाइना 1899 टू 1901। चीन के इतिहास में बॉक्सर विद्रोह का बहुत बड़ा महत्व है। इसे मुक्केबाजों का आंदोलन भी कहा जाता है। यह विद्रोह सुधारवादियों के कार्यक्रम की विफलता की प्रतिक्रिया थी। चीन की साम्राज्ञी ट्यूसी की अध्यक्षता में प्रतिक्रियावादियों ने देश की सुधारवादी भावना को अवश्य दबा दिया था, लेकिन ये लोग पश्चिमी देशों की लूट खसोट तथा साम्राज्यवादी नीति के कारण उत्पन्न हुई घृणा की भावना को दबा नहीं सके। अतः जब विदेशियों ने चीन को अपमान तथा अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं दिया, विदेशियों ने चीन की लूट में अधिक से अधिक भाग प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उसे प्रभाव क्षेत्र में बांटना प्रारंभ किया, तो चीनी जनता ने भयंकर विद्रोह कर दिया, जिसे हम इतिहास में बॉक्सर विद्रोह के नाम से जानते हैं। विद्रोह के कारण। इस विद्रोह के अनेक कारण थे। इतिहासकार लोटेरेट ने इन कारणों को एक ही पंक्ति में इस प्रकार व्यक्त किया है कि जापान से परास्त होना, रेल निर्माण के लिए रियायत देना, चीन का बंटवारा हो जाने का भय, मिशनरियों के दुर्व्यवहार, अकाल वगैरह ऐसे तत्व थे जिनके चलते चीन के विद्रोहियों ने बक्सर नामक विद्रोह किया। बॉक्सर विद्रोह के कुछ अन्य कारण भी विस्तार से इस प्रकार कहे जा सकते हैं। प्रथम, राष्ट्रीयता की भावना। द्वितीय, यूरोपीय पूंजीपतियों का विरोध। तृतीय, चीन की सरकार से निराशा। चतुर्थ, क्रिश्चियनों में असंतोष। पंचम, विदेश विरोधी संस्थाएं। षष्ठम, अकाल का प्रभाव। सप्तम, बॉक्सर विद्रोह का अंत एवं इसके विस्तार को देखा जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। चीन में राष्ट्रीयता का विकास 1899 तक हो चुका था। चीन की जनता को उस समय अत्यंत दुख होता था जब वह देखती थी कि उसका देश विदेशियों के अधिकार में चला जा रहा है। राष्ट्रीयता के विकास में चीन के अनेक नेताओं, छात्रों तथा पदाधिकारियों का हाथ था जो विदेश में घूमने जाते थे। अतः राष्ट्रीयता का विकास विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। यूरोपीय पूंजीपतियों का विरोध। चीन के लोगों को यूरोपीय जातियों से जितनी घृणा नहीं थी, उससे कहीं अधिक यहाँ के पूंजीपतियों और सरकार से थी। वे हमेशा इस बात से डर रहे थे कि संधि के बाद ये पूंजीपति चीन को विशेष रूप से पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित करने लगेंगे। चीन के लोग इनसे इसलिए घृणा कर रहे थे क्योंकि ये चीन में केवल पैसा कमाने के लिए आए थे और चीन में अफीम की बिक्री करके संपूर्ण जनता के मस्तिष्क तथा चरित्र को विषाक्त बनाने में लगे हुए थे। अतः चीनी जनता ने यूरोपीय पूंजीपतियों का विरोध करना आरंभ कर दिया। चीन की सरकार से निराशा। इन दिनों चीन की जनता अपने देश की सरकारों से भी काफी निराश हो गई थी। अनेक महीनों तक इन लोगों में यह आशा थी कि उनकी सरकार विदेशी प्रभावों से उनके देश को मुक्त करेगी और देश में सुधार लाएगी, पर उनकी आशा निराशा में बदल गई। मंचू सरकार दुर्बल हो गई थी और वह किसी प्रकार से विदेशियों को चीन से बाहर नहीं निकाल सकती थी। इसलिए यहाँ के क्रांतिकारियों ने खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर विदेशियों को चीन से बाहर निकाल लेने का फैसला किया। अब वे अपनी शक्ति पर ही विश्वास करने लगे और उन्हें यह विश्वास हो गया कि मंचू सरकार के शासन में विदेशियों का प्रभाव घटने के बजाय बढ़ता जाएगा और एक दिन संपूर्ण चीन पर उनका एकाधिकार हो जाएगा। अतः उन्होंने किसी दूसरे का भरोसा नहीं करके स्वयं ही क्रांति का आगाज कर दिया। क्रिश्चियनों से असंतोष। ईसाई मिशनरियों ने चीन में काफी जोश में आकर अपने धर्म का प्रचार किया था। चीनी जनता को उनका यह जोश असहनीय था क्योंकि चीनी जनता शुरू से ही परंपरावादी, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी थी। इसी कारण चीनी जनता ईसाई मिशनरियों से घृणा करने लगी, जो विद्रोह का एक अन्य कारण साबित हुई। विदेश विरोधी संस्थाएं।
इसी समय चीन में अनेक राष्ट्रवादी, देशभक्त तथा विदेशी विरोधी संस्थाएं भी क्रियाशील थी, जिनमें कुलाई हुई, तलाव हुई आदि संस्थाएं प्रमुख थी। धीरे धीरे इनमें अनेक समाज ई हो चुआन का पवित्र तथा व्यवस्थित मुक्केबाज में संगठित हो गए। इसके सदस्य एक मंत्र का 3 बार उच्चारण करते थे और दांत भींचकर जोर से सांस लेते थे, जिनके कारण उनके मुंह में झाग आ जाते थे। तब वे समझते थे कि उनके भीतर एक ऐसी दैवी शक्ति का प्रवेश हो चुका है जो उन्हें गोलियों की मार से सुरक्षित रखेगी। वे मन तथा स्नायु को समन्वित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के व्यायाम तथा आसन करते तथा मुट्ठी बंद कर अनेक प्रकार के शारीरिक प्रयोग भी करते। इस कारण इनका नाम मुक्केबाज पड़ गया। प्रारंभ में उनका नारा था, मंचुओं को हटाओ तथा विदेशियों का नाश करो। किंतु जब मंचू सरकार ने उनके प्रति सहानुभूति दिखानी प्रारंभ कर दी तो उनके नेता चू हिंग तिंग ने अपने नारे में परिवर्तन कर दिया और अब उनका नारा हो गया, मंचू वंश की रक्षा करो और विदेशियों का नाश करो। अन्य कारण अकाल का प्रभाव। बॉक्सर विद्रोह का एक और कारण अकाल का पड़ना था। इसी समय चीन के 6 प्रांतों में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल ने विद्रोह के विस्फोट के लिए आग में घी का काम किया। यालू नदी के किनारे अनेक गांव बाढ़ से नष्ट हो गए तथा इनकी फसलें टिड्डी दलों ने चाट ली। बाजरे और गेहूं की फसलें नष्ट हो गई थी। सरकार ने इस अकाल को दूर करने के कुछ भी उपाय नहीं किए। इससे जनता का असंतोष बढ़ गया और उसने 1898-99 में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। बॉक्सर विद्रोह का अंत तथा इसका विस्तार। स्प्रेड ऑफ बॉक्सर रिवोल्ट एंड इट्स एंड। इस विद्रोह का प्रारंभ शांतुंग में हुआ, परंतु 1899 ईस्वी तक वह शांसी, चाली तथा दक्षिणी मंचूरिया में फैल गया। 1900 ईस्वी के अंतिम महीनों में पेकिंग में विद्रोहियों की शक्ति काफी बढ़ गई और उन्होंने पेकिंग स्थित विदेशी दूतावासों को घेर लिया। विद्रोहियों ने पेकिंग और तिनस्तिन की रेलवे लाइन को उखाड़ दिया, तारों को काट दिया और विदेशी दूतावासों पर आक्रमण कर हजारों ईसाइयों को पकड़कर जिंदा जला दिया। 20 जून को पेकिंग के एक मार्ग पर एक मंचू सैनिक ने जर्मन राजदूत वैरन फ्रान कैनेलर को गोली से मार डाला। चीनी सरकार ने 24 घंटे के अंदर विदेशियों को पेकिंग छोड़ने का आदेश भी दे डाला। इस बीच विदेशी सेनाओं ने बॉक्सर विद्रोह का दमन करने के लिए प्रबल प्रयास किया। उन्होंने एक संयुक्त सेना का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश, रूसी, अमेरिकी तथा जापानी सैनिक शामिल थे। इन लोगों ने क्रमशः तिनस्तिन तथा पेकिंग पर बुरी तरह से आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप चीनी सेना परास्त हो गई तथा अंत में इसका विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का बुरी तरीके से दमन कर दिया गया। दमन के बाद 7 सितंबर 1901 ईस्वी को बॉक्सर संधि पश्चिमी देशों तथा चीन के बीच हुई, जिसके पश्चात विद्रोह का अंत हुआ। यह संधि बॉक्सर प्रोटोकॉल के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि बॉक्सर विद्रोह चीन के इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना थी। यद्यपि यह विद्रोह सफल न हो सकी, फिर भी इसका सुदूरगामी प्रभाव पड़ा। विनायकी के अनुसार बॉक्सर विद्रोह चीन में बढ़ते हुए असंतोष, विदेशी अधिकार और शोषण के विरुद्ध क्षोभ और प्रतिशोध का संकेत था, जो आगे चलकर चीनी क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। धन्यवाद।